लोकल बोध एनजीओ मैनेजमेंट क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट टीना पटेल, लीगल एक्सपर्ट इन एनजीओ कंप्लायंसेस। एनजीओ चलाना आसान नहीं है। हमारी ये लीगल क्लास आपकी इन्हीं दिक्कतों को सरल बनाएंगी। आशा करती हूँ इस क्लास के शुरुआत में आपकी ट्रस्ट डीड और ट्रस्ट सर्टिफिकेट आप साथ लेके बैठे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली क्लास, एनजीओ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसेस। आइए देखते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ, इसे कौन शुरुआत करता है। दोस्तों, इसे आप और हम जैसे लोग अगर किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो शुरुआत करते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो मदद है इसे कहीं भी डिफाइन किया गया है। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में इसे चैरिटेबल पर्पस कहा गया है। आइए देखते हैं चैरिटेबल पर्पस में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। एक होती है रिलीफ ऑफ पुअर, फिर होता है एजुकेशन, फिर होता है योगा जो 2016 से ऐड किया गया है, होता है मेडिकल रिलीफ, फिर होता है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मॉन्यूमेंट, और सबसे आखिर में होता है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, इन सभी को मिलाकर एक चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया गया है और हमें इन्हीं के दायरे में रह के एक हमारी एनजीओ चलानी होती है। तो देखते हैं कि जब हम सोशल कॉज कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत क्या है रजिस्ट्रेशन की। नहीं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हमें मान्यता देती है और इसे रजिस्टर करने के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला तरीका है एक पब्लिक ट्रस्ट द्वारा ओपन करना। जो ये पब्लिक ट्रस्ट होते हैं वो हर एक स्टेट के अपने अपने एक्ट होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है, वैसे ही गुजरात के पास उनका अपना पब्लिक ट्रस्ट होगा, राजस्थान के पास अपना पब्लिक ट्रस्ट होगा और दिल्ली में अपना पब्लिक ट्रस्ट होगा। दूसरा तरीका होता है सोसाइटी द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 द्वारा रजिस्ट्रेशन करनी होगी और इस रजिस्ट्रेशन में आपको 7 लोगों की ज़रूरत होगी। हालांकि ट्रस्ट में आपको 1 या फिर 3 लोगों द्वारा भी आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिनिमम 7 लोगों की गरज होती है। अब तीसरा तरीका होता है कंपनी तरह रजिस्ट्रेशन करना। जी हाँ दोस्तों, आप एक कंपनी द्वारा भी अपने एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसे कहा जाता है सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और इसके रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया जो होती है वो ऑनलाइन होती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैडम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और ये डॉक्यूमेंट हमें कहाँ देने हैं। दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट द्वारा कर रहे हैं तो आपको अपनी ट्रस्ट डीड बनानी होगी और आप सभी लोग जो ये ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उसे मिलकर उसे साइन करना पड़ेगा और मान्यता देनी पड़ेगी और उसे चैरिटी कमिश्नर के पास लेके जाना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उसी तरह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप 7 लोग मिलके अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स एंड रेगुलेशन बना के चैरिटी कमिश्नर के पास जाके रजिस्टर करिए या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में होने वाले किसी भी रजिस्ट्रार के पास जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जी हाँ, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना है और स्पाइस E+ फॉर्म फिलअप करना है। अब हमने ये तो जान लिया कि रजिस्ट्रेशन के कितने प्रकार होते हैं, बट हम पेपर पे अपने आप को किस तरीके से जानेंगे कि हम क्या हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटी या कंपनी। सो जो लोग ट्रस्ट होंगे उनकी जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रस्ट डीड लिखा होगा और आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया गया होगा। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट द्वारा 1950 अंडर में एक सर्टिफिकेट जो ई से शुरुआत होती है वो दिया गया होगा। जो सोसाइटी करके रजिस्टर होंगे उनकी जो ट्रस्ट डीड है उन्हें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और आपके जो हैं 7 मेंबर होते हैं। और महाराष्ट्र में जो लोग सोसाइटी द्वारा रजिस्टर होते हैं उन्हें डुअल सर्टिफिकेशन दिया जाता है।
एक होता है सर्टिफिकेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और दूसरा होता है महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 द्वारा दूसरा सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो लोग कंपनी द्वारा रजिस्टर होते हैं उन्हें मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उनके पास होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और जो लोग इसमें ट्रस्टीज होते हैं उन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी अपनी आइडेंटिटी पेपर पर जान सकते हैं। आशा करती हूँ आप सब लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो आप खोलेंगे और चेक करेंगे और अपनी आइडेंटिटी ज़रूर जान पाएंगे। अब हम ये जान चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन के कितने प्रकार हैं। हम पेपर पे अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि हम ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं या कंपनी। अब बारी आती है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करें और उन्हें रीड करें। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हम हमारी एनजीओ को चलाते हैं और उसी द्वारा हम हमारा एक विजन और मिशन बनाते हैं। उसके बाद होता है मेंबर्स एंड ट्रस्टी। ये हमें बताता है कि हमारी ट्रस्ट या सोसाइटी या कंपनी में कितने मेंबर्स हैं या कितने डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इसे फॉर्म किया गया है। उसके बाद होता है इलेक्शन, रेजिग्नेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, जो हमारे ट्रस्टीज, मेंबर या जो डायरेक्टर बने हैं उनका। इसके बाद हम कवर करते हैं बेनिफिशियरी क्लॉज की हमारी जो एनजीओ है वो किसे मदद करेगी और किन किन लोगों को मदद करेंगी, उन्हें कहा जाता है बेनिफिशियरीज। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि अमेंडमेंट या अल्ट्रेशन क्लॉज। अमेंडमेंट या अल्ट्रेशन क्लॉज ये बताता है कि अगर फ्यूचर में आपको किसी प्रकार के बदलाव लाना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उसे किस प्रकार से ला सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्लॉज। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एज एन एनजीओ जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके पास आने वाला डोनेशन आप कुछ ही जगहों पर इन्वेस्ट कर सकेंगे और उसे कहते हैं, उसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आता है डिसोल्यूशन क्लॉज। अगर आप देखेंगे आपके ट्रस्ट डीड या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के आखिर में एक डिसोल्यूशन क्लॉज है। आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बतानी है मुझे कि आप एनजीओ शुरुआत तो कर सकते हैं लेकिन इसे बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप एनजीओ बंद करना चाहते हैं तो आपको डिसोल्यूशन क्लॉज में दिए गए जो तरीके हैं उसी तरीके से आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को देनी होगी जो आप ही के जैसे ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही हैं। आप इसे इसी तरीके से बंद कर कर निकल नहीं जा सकते हैं। इसके बाद आता है इररिवोकेबल क्लॉज। ये क्लॉज जो एनजीओज एज ए ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट करके रजिस्टर्ड हैं उनके लिए इररिवोकेबल क्लॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी है। इसके बिना आपका 12A ऑन ATG रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। प्लीज़ दोस्तों इसे नोट डाउन करिएगा। इसके बाद आता है यूटिलाइजेशन क्लॉज। दोस्तों यूटिलाइजेशन क्लॉज जो है ये बताता है कि आपको आने वाला डोनेशन या फिर इनकम आप किस प्रकार और किन लोगों के ऊपर यूटिलाइज करेंगे, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं कंपलसरी ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आने वाला इनकम या खर्चा है या एक्टिविटीज़ आप करते हैं और साल के आखिर में जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसे ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है और ये सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा होना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप साल के आखिर में चाहे आपकी इनकम 5,000 हो या 5 लाख, आप ऑडिट ज़रूर करवाइएगा। तो इस प्रकार ये सारे इम्पॉर्टेंट जो क्लॉजेस हैं आपकी ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। इन क्लॉजेस के बिना हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अधूरे हैं।